नमस्कार, 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस। दिल्ली के बाद कई राज्यों में डेंगू का प्रकोप, अब तक 21 की मौत, हजारों बीमार, बारिश से हालात बिगड़ने की आशंका। बिहार के चंपारण में कांग्रेस की रैली, राहुल गांधी ने लगाया सरकार पर गरीब विरोधी होने का आरोप, बीजेपी ने कहा आरोप निराधार। हिरासत में पाटीदार अनामत आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल, पुलिस ने नहीं दी एकता रैली की इजाजत, राज्य में 24 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट बंद। सूखे से जूझते महाराष्ट्र में राहत की बरसात, मराठवाड़ा, विदर्भ और कोंकण में 2 दिन से भारी बारिश, मुरझाती फसलों को फायदा मिलने की उम्मीद। और यमन की राजधानी सना पर भीषण बमबारी, सऊदी हवाई हमले में एक भारतीय समेत 29 की मौत, ऐतिहासिक धरोहरें भी बनी निशाना। और अब पहली खबर। दिल्ली समेत कई राज्यों में डेंगू से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा और ओडिशा में 3000 से ज्यादा लोग अब तक इसकी चपेट में हैं। राजधानी दिल्ली में डेंगू से मरने वाले लोगों की तादाद अब 21 पहुंच गई है। हरियाणा और ओडिशा में भी डेंगू ने एक शख्स की जान ले ली है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हरियाणा और पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अस्पतालों के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे ये इन लोगों में से ज्यादातर डेंगू की चपेट में हैं। लोग बीमारी से कम, बद इंतजामी से ज्यादा परेशान हैं। इसको डेंगू ज़्यादा है और टाइफाइड भी है। अब उनको कह रहे हैं कि देखो बच्चों को, तो कह रहे पहले चेकअप करवाओ, रिपोर्ट आने दो, उसके बाद देखेंगे। एक दिन भी दवा का छिड़काव किसी मोहल्ले में नहीं हुआ है। हम लोग यहीं दिल्ली का रहने वाले, मैं बुराड़ी का रहने वाला हूँ। एक दिन जो पहले हमारे हर गली में, हर मोहल्ले में धुएं का और दवा का छिड़काव होता था, इस बार एक बार भी नहीं हुआ है। कहने के बाद, कंप्लेंट करने के बाद भी नहीं हुआ है। दिल्ली में कल हुई बारिश के बाद कुछ इलाकों में पानी जमा हो गया। इसके चलते डेंगू के मच्छरों के पनपने की आशंका बढ़ गई है। दिल्ली सरकार का कहना है कि डेंगू से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में भी बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है और मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भेजा जा रहा है। 50 नए फीवर क्लिनिक्स मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमने पूरी तैयारी की हुई है और पूरी एमसीडीज को, तीनों एमसीडीज को काम पे लगाया गया। मैंने मेयर्स के साथ भी मीटिंग की थी, उन्होंने सहयोग करने का वादा किया है। हर जगह जो है केंद्र को खींचना, राजनीति करना, इससे दिल्ली तो सुधरेगा नहीं और डेंगू पे और एक नई राजनीति कर दिए। काम करिए तो शहर के लोगों को कुछ राहत मिलेगी। दिल्ली में डेंगू के शिकार लोगों का आंकड़ा 2000 को पार कर गया है। दूसरे राज्यों में भी ये पैर पसार रहा है। हरियाणा और पंजाब में डेंगू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा में डेंगू के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 600 लोग इसकी चपेट में हैं। उधर ओडिशा में भी इससे एक आदमी की जान चली गई और करीब 500 लोग इसकी गिरफ्त में हैं। तो झारखंड में 40 से ज़्यादा लोग डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और इस मुद्दे पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर संजय राय मौजूद हैं, जो कि प्रोफेसर हैं एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन के। डॉक्टर राय, स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए, फिलहाल के जिस तरह के हालात अभी नज़र आ रहे हैं, अभी कई हफ्ते गुजर चुके हैं इन हालात को, अब क्या लगता है आपको कि ये बेहतरी की तरफ है या और बदतर हो सकते हैं? क्योंकि बारिश के बाद बताया जा रहा है कि मच्छर और ज़्यादा पनपेंगे। देखिए, अगर आप पिछले कई सालों का रिकॉर्ड देखें, दिल्ली का या पूरी कंट्री का, सो ये पीक सितंबर अक्टूबर पीक सीज़न होता है। यूजुअली जुलाई टू अक्टूबर डेंगू शुरू होता है, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक, बट सितंबर अक्टूबर तो अभी और भी संभावना है बढ़ने की केसेस। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि समय से पहले ही मच्छर आना शुरू हो गए हैं। जब थोड़ी नमी और थोड़ी ठंड मौसम में आती है, हवा में आती है, तब ये मच्छर पैदा होता है, लेकिन ये गर्मी के मौसम में ही आ गए हैं। नहीं, देखिए, मच्छर के लिए सबसे फेवरेबल टाइम यही होता है। मच्छर जो है अराउंड 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो, उस समय उनके लिए मोस्ट फेवरेबल होता है। एक्सट्रीम कोल्ड या एक्सट्रीम हॉट जब टेम्परेचर हो, उस समय मच्छर नहीं पनपते हैं। सो आप जाड़े के दिनों में या जब लू चलती है, गर्मी के दिनों में, उस समय मच्छर नहीं होते, बट ये मोस्ट फेवरेबल होता है। और उस फेवरेबल के साथ उनकी ब्रीडिंग के लिए जब हर जगह पानी इकट्ठा हो, क्योंकि ये मच्छर पनपते ही हैं पानी के अंदर, तो जब पानी इकट्ठा हो हर जगह, तो उनके और भी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। और कल की बारिश से डेफिनेटली आपने सही कहा कि संभावना और बढ़ेगी, बदतर हो सकती है। इस समस्या के 2 पक्ष हैं, एक तो है सावधानी और फिर दूसरा है इलाज। अगर सावधानी के हिसाब से आपको देखें तो क्या आपको लगता है कि सरकार ने अपना काम पूरा किया है? क्योंकि नई सरकार है, इस पर नज़र भी ज़्यादा है, लोगों को इस सरकार से
ज़्यादा उम्मीदें भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पीपल्स गवर्नमेंट इसको कहा जा रहा था, जिस तरह से बढ़ चढ़ कर लोगों ने वोट दिया और जितने बड़ी मैंडेट के साथ सरकार आई है। तो क्या आपको जो सावधानी वाला पार्ट है, पहले मैं उस पर चर्चा करूँगी, क्या आपको लगता है कि पर्याप्त सावधानी बरती गई? देखिए, ये कहना बहुत ही मुश्किल है कितनी हद तक इन्होंने सावधानी बरती है, लेकिन अगर सावधानी बरती गई होती तो इतने केसेस नहीं होते, ये हालत नहीं होती। ये अपने आप में सिद्ध करता है कि सावधानी जिस तरीके से लेनी चाहिए नहीं ली गई। ठीक है, बहुत से कारण हैं। दिल्ली में हर साल आप देखिए तो हर 2-3 साल बाद जो है इसका एपिडेमिक होता रहता है। उसके कई कारण हैं, इम्यूनिटी गैप हो जाता है, ये सब कारण है। इस बार हम इस तरह के केसेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि 2016 में संभावना थी हर 2-3 साल पे जो एपिडेमिक का होता है, एक साइक्लिक ट्रेंड है। 2-3 साल से पहले का ही वक्त आ गया। ये 2-3 साल से पहले का वक्त आ गया। इस बार इसकी संभावना कम थी और तैयारियां डेफिनेटली नहीं थी, हम यही कह सकते हैं, इतने नंबर ऑफ केसेस होने के कारण। जी हाँ, और जिस तरह से आप देख रहे थे लोगों में नाराज़गी थी कि जिस तरह से मच्छरों को मारने के लिए जिस तरह दवाइयाँ छिड़की जाती हैं, उस सब का भी कोई निशान तक लोगों ने नहीं देखा है। और ख़ासकर ये दूर दराज के इलाके हैं, वो लोग जिनके लिए डेंगू हो जाने पर एक तरह से इलाज कराना भी कितना महंगा है, तो बड़ी ही दयनीय स्थिति ऐसे वक्त में बन जाती है, जबकि सरकार सावधानी भी नहीं बरत रही है। एक बार डेंगू अगर हो जाए तो इलाज के भी पैसे नहीं हैं। अस्पतालों में जाएं तो प्राइवेट जो अस्पताल हैं खासकर, वो तो बिल्कुल 20-30-40 हज़ार तो ऐसे ही खर्च हो जाएंगे। डेंगू के बारे में ये है कि जैसे डेंगू का मच्छर जब भी इन्फेक्टेड किसी आदमी को काटता है तो डेंगू होने की संभावना होती है। वो इंक्यूबेशन पीरियड 4 to 7 डेज़ का होता है, उसके बाद उस आदमी को होता है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में यह माइल्ड रहता है, सीवियर डेंगू सबको नहीं होता है। तो सबको एडमिशन किया, क्योंकि कोई इसके लिए दवा अवेलेबल नहीं है आज की डेट। तो कोई एंटीवायरल नहीं है जिससे डेंगू को मार। सेल्फ लिमिटिंग वायरस है, 5 से 7 दिन में वायरस की लाइफ है वो अपने आप खत्म हो जाती है। लेकिन मौत तक की स्थिति कैसे बनती है? वही मैं बता रहा हूँ कि मौत क्यों होती है। कुछ परसेंटेज में वह सीवियर डेंगू होता है, जिसमें हेमरेजिक साइन होने लगते हैं, शॉक के साइन होने लगते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ये पहली बार जब डेंगू होता है तो यूजुअली जो लिटरेचर कहता है, जो भी हमारे पास एविडेंस है, वो उतना खतरनाक नहीं होता। कभी कभी डेंगू के 4 तरीके के वायरस होते हैं, डेंगू 1, डेंगू 2, 3 और 4। जब एक साथ कई तरीके के वायरस अटैक करते हैं तो उस समय जो है खतरनाक स्थिति होने की संभावना बढ़ जाती है। या जो भी एविडेंस है ये कहता है कि अगर पहले किसी को डेंगू हुआ है तो दोबारा जब होता है उस समय संभावना बढ़ जाती है। एक्चुअली एक बार अगर डेंगू हो जाए तो उस टाइप के वायरस से नहीं हुआ, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो जाती है। तो थ्योरेटिकली एक पर्सन को 4 बार ही लाइफ में डेंगू हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अलग अलग तरह का वायरस, एक वायरस दोबारा नहीं उस पर असर कर सकता। लेकिन अब ये बताइए, जो लोग ये सब खबरें देख रहे हैं, डरे हुए हैं अपने बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए, वो आखिर क्या कर सकते हैं जिससे कि ये वायरस, ये मच्छर उनसे दूर रहे? और अगर बुखार हो तो कब जो है डॉक्टर के पास ले जाया जाए? क्योंकि डेंगू के अलावा भी बहुत सारे वायरसेस हैं जिनकी वजह से अभी बुखार हो रहा है। डेंगू के लक्षणों को पहचानना इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहला तो डेंगू जब हो गया तब, और डेंगू से बचाव, दो। मैं पहला जब डेंगू हो जाए, डेंगू में यूजुअली जो होता है काफ़ी तेज़ बुखार होता है, बदन दर्द, आँखों के पीछे दर्द, जोड़ों में दर्द, ये सब अगर साथ में बुखार के साथ आता है तो संभावना होती है कि, और साथ में ये सीजन हो, पर्टिकुलरली इन दिस सीजन, तो ये संभावना होती है कि डेंगू हुआ है। अगर डेंगू हुआ है तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ खतरनाक लक्षण हैं जिनको वॉच करते रहना चाहिए। वह जब अपीयर होते हैं तब अभी सिर्फ क्रोसिन और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, पानी खूब पीते रहें, और क्रोसिन की दवा, ज़्यादा तो कोई और दवा नहीं लेनी चाहिए। और मच्छरों से बचें। हाँ, ये तो हो गया डेंगू का आने पे। बाकी कि डेंगू न हो हाँ। उसके लिए डेंगू होता मच्छर से ही है। मच्छर को पनपने ना दें। एक डेंगू मच्छर में एक खूबी है कि वह जहाँ पे पनपता है वहीं पे काटता है। बाकी से मलेरिया के मच्छर किलोमीटर दूर तक जाते हैं, डेंगू के मच्छर यूजुअली किलोमीटर तक नहीं जाते, या यूजुअली 50 मीटर तक ही रिस्ट्रिक्ट रहते हैं। सो जहाँ ज़्यादा गंदगी होगी, जहाँ पे पनपेंगे, वहीं पे उनका इफेक्ट भी होता है। मैक्सिमम 400 मीटर तक रिपोर्टेड है, उससे ज़्यादा यूजुअली नहीं जाता है। बिल्कुल, यानी कि अगर एक जगह पर हो रहा है तो पड़ोसी तक ही ज़्यादा पहुंच पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, समय समाप्त हो गया है। डॉक्टर संजय राय, आपका स्टूडियो में आने के लिए, हमारे दर्शकों की जानकारी बढ़ाने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर भारत का, नॉर्थ ईस्ट रीजन, उनको भारतीय मीडिया खासकर मुख्य धारा मीडिया ने कैसे कवर किया। जितने नेशनल चैनल्स हैं उन्होंने अपने सारे रिप्रेजेंटेटिव नॉर्थ ईस्ट से हटा लिए हैं। यहाँ के जो मीडिया हाउसेज है वो नॉर्थ ईस्ट में कोई बिजनेस प्रॉस्पेक्ट नहीं देखते। अनरीचेबल एरिया हम नहीं जा सकते। इफ आप लोग न्यूयॉर्क पहुंच सकते हैं, मीडिया इन इंडिया, व्हाई कांट दे रीच मणिपुर? इट्स अ मेंटल ब्लॉक। देखिए मीडिया मंथन शनिवार शाम 7:30 बजे और रविवार शाम 4 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। और अब बात करते हैं बिहार चुनाव की। बिहार में फिलहाल चुनाव प्रचार जोरों पर है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज पश्चिम चंपारण के रामनगर में रैली कर चुनाव प्रचार का आगाज किया। पूरे भाषण में उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों को गरीब विरोधी बताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे प्रहार किए। 15 लाख किसी को मिला, महंगाई कम हुई, 2 करोड़ रोजगार मिले। कुछ इस अंदाज में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत की। रामनगर रैली के दौरान राहुल गांधी के पूरे भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निशाने पर रहे। उन्होंने बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार को फिर से सूट बूट की सरकार करार दिया। नरेंद्र मोदी के वादों का एक एक कर जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की हर नीति को गरीब विरोधी बताया। आज वो न गरीब से मिलते हैं, न मजदूर से मिलते हैं, न कमजोर से मिलते हैं, सिर्फ सूट बूट वालों से मिलते हैं। और फिर यहां आते हैं और आपसे कहते हैं, देखो मैं और मेरे सूट बूट वाले दोस्त हिंदुस्तान को बदल डालेंगे। राहुल गांधी ने बीजेपी शासित राज्यों के बहाने नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचारियों को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने वोटरों को लुभाने के लिए कई वादे भी किए। इनमें बड़े पैमाने पर रोजगार, युवाओं को 4 लाख तक शिक्षा लोन देने का वादा भी शामिल है। आप लोग सरकार में शामिल होंगे और आपकी सुनवाई होगी, कमजोर लोगों की सुनवाई होगी, महिलाओं की सुनवाई होगी। हमने 33% रिजर्वेशन की बात की है और युवाओं को हम 4 लाख रुपए क्रेडिट पढ़ाई के लिए देंगे। रैली में लालू और नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। नीतीश की जगह जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी और लालू की जगह उनके बेटे तेजस्वी ने राहुल के साथ मंच साझा किया। रामनगर में चौथे दौर में 1 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की तरफ से राहुल गांधी के भाषण पर प्रतिक्रिया आई। इन दलों ने राहुल गांधी के भाषण को हताशा करार दिया। साथ ही लालू नीतीश की रैली में शामिल नहीं होने पर भी तंज कसा। कुछ भी नहीं था उसमें, भी कम थी। अब समझ में आता है क्यों इनके जो खुद के जो एलाइज हैं, जो जेडीयू है, आरजेडी है, ये क्यों इनके साथ स्पीच देना नहीं पसंद करते हैं। तो राहुल जी को क्यों कुछ नई बातें नहीं आती हैं? एक ही बात जो उनको सिखा दी गई है या उनको बढ़ा दी गई है, उसी को ये पिछले 6-7 महीने से जब से सदन में इन्होंने बोलना शुरू किया, सिर्फ एक वर्ड इनको किसी भी इनके जो भी इनके भाषण लिखते हैं उन्होंने बता दिया कि सूट बूट बोल लो भैया, उसी को रिपीट किए जाने। जी लालू यादव की भाषा बोलने लगे हैं 15 लाख रुपया वाला। ये पहली बार इस देश में ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जिसको दुनिया के लोगों ने सुना। बिहार चुनाव के लिए आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस महागठबंधन के बीच अपने अपने कोटे की सीटों पर सहमति बन गई है। पटना में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हर पार्टी के कोटे की सीटों की जानकारी दी गई। इसके तहत आरजेडी, जेडीयू 101 सीटों पर जबकि कांग्रेस 41 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेंगी। अभी तीनों दलों के बीच सीटों पर सहमति बनी है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि जल्द ही तीनों दल अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर देंगे। पहले दौर की 49 सीटों में से जेडीयू 24, आरजेडी 17 और कांग्रेस 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समझौते के तहत जेडीयू ने ऐसी 12 सीटें कांग्रेस को दी हैं जिन पर वो 2010 में चुनाव जीत चुकी है। ज़्यादातर शहरी सीटें आरजेडी के खाते में गई हैं। इस बीच राघोपुर से मौजूदा जेडीयू विधायक सतीश कुमार ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। प्रतिनिधियों के द्वारा सूची पर 243 क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र जो बिहार में हैं
उन पर आपस में मिलकर के सहमति के बिंदुओं पर सभी सीटों पर हम लोगों ने पहुंचने का काम किया है और यह एक बड़ी उपलब्धि है। बिहार के सियासी समर में समाजवादी पार्टी की अगुवाई में 6 दलों ने समाजवादी सेक्युलर फ्रंट के नाम से उतरने का फैसला किया है। इसे बिहार में तीसरा फ्रंट बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये मोर्चा राज्य की जनता के लिए आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और एनडीए के अलावा तीसरा विकल्प है। पप्पू यादव की जन अधिकार मोर्चा भी इस गठबंधन का हिस्सा होगी। इसमें समाजवादी पार्टी के अलावा एनसीपी, समाजवादी जनता दल, डेमोक्रेटिक और संगमा की एनपीपी, पप्पू यादव की जन अधिकार मोर्चा और समरस समाज पार्टी शामिल हैं। इन दलों के बीच सीटों पर भी सहमति बन गई है। इससे पहले गुरुवार को समाजवादी पार्टी, एनसीपी, समाजवादी जनता दल, डेमोक्रेटिक और संगमा की एनपीपी ने मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने से पहले कई पहलुओं का अध्ययन करेगी। इससे दूसरे देशों के साथ पड़ने वाला असर भी शामिल है। ये बातें आज हैदराबाद में संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कही। उन्होंने कहा कि उन फाइलों में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, दूसरे देशों, पड़ोसियों के साथ हमारे संबंधों पर पड़ने वाले असर का अध्ययन किए जाने की ज़रूरत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आखिरी दिनों से जुड़ी 64 गोपनीय फाइलों को शुक्रवार को सार्वजनिक किया। ये फाइलें 1937 से 47 के बीच की हैं। 12,744 पन्नों की इन फाइलों में नेताजी की जिंदगी से जुड़े कई राज हैं जो आम लोगों के लिए डिजिटल फॉर्म में भी पश्चिम बंगाल सरकार ने मुहैया कराए हैं। सोमवार से इन फाइलों को आम लोग भी देख सकेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से भी नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग की थी। गुजरात के सूरत में बिना इजाजत एकता मार्च निकालने के आरोप में हार्दिक पटेल को उनके समर्थकों के साथ आज हिरासत में ले लिया गया। वो गुजरात में पटेल समुदाय के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 24 घंटे के लिए राज्य में मोबाइल इंटरनेट बैन कर दिया है। राज्य सरकार की मंजूरी के बिना हार्दिक पटेल ने शनिवार को सूरत से एकता रैली निकालने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने उन्हें समर्थकों समेत हिरासत में ले लिया। हार्दिक पटेल ने आरोप लगाया कि गुजरात सरकार राज्य में अस्थिरता का माहौल पैदा करना चाहती है। गुजरात के अंदर लोकशाही में हक मांगने का अधिकार लड़ने का गुजरात की सरकार पूरी तरह से पटनाओं पर हावी होती जा रही है दिन के दिन और सब लोगों को परेशान कर रही है। मैं मानता हूँ गुजरात की पुलिस और गुजरात सरकार सिर्फ इस गुजरात में हिंसा ही करना चाहती है। एकता रैली को देखते हुए पूरे गुजरात में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सूरत में पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है। राज्य में इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। शहर में परिस्थिति शांत है, पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही है और जो भी बंदोबस्त सीआरपी, बीएसएफ, एसआरपी और पुलिस का है वो डिफरेंट एरियाज में डिप्लॉयड है और सभी सीनियर ऑफिसर्स फील्ड में है। इससे पहले हार्दिक पटेल ने मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर अपनी मांगे रखी थी। हार्दिक पटेल ने रिवर्स दांडी यात्रा की जगह एकता रैली निकालने का ऐलान किया था। 25 अगस्त को हुई रैली के बाद धरने पर बैठे हार्दिक पटेल को हिरासत में ले लिया गया था। इसके बाद आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा में 10 जानें गई थी। पाटीदार पटेल समुदाय सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ओडिशा के मलकानगिरी में आज सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। इससे पहले शुक्रवार को मलकानगिरी जिले में ही करीब 400 माओवादी समर्थकों ने समर्पण किया था। इसमें वामपंथी मिलिशिया के 45 सदस्य भी शामिल हैं। आत्मसमर्पण करने वाले लोग मटेरू ग्राम पंचायत के 6 गांव के रहने वाले हैं। स्थानीय प्रशासन इन लोगों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराएगा। जिन पर आपराधिक मामले लंबित हैं उन मामलों में कानून के मुताबिक रियायत बरतने की सिफारिश भी की जाएगी। बीते 12 दिनों में करीब 1000 माओवादी समर्थक आत्मसमर्पण कर चुके हैं। Amongst them, 49 are militia members and 2 village committee members. We welcome them to the mainstream of the society. Developmental initiative, we try the developmental initiative will reach the village quickly and in an effective manner. गजेंद्र चौहान की नियुक्ति के विरोध में एफटीआईआई छात्रों के आंदोलन का आज 100वां दिन है। दिल्ली में आज कई छात्र संगठनों ने हड़ताली छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन किया। छात्र सूचना और प्रसारण मंत्रालय पर उनकी मांगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगा रहे हैं। छात्रों की हड़ताल से संस्थान में जून से एकेडमिक एक्टिविटीज बंद पड़ी हैं। बेसिकली आर्ट के लिए आज जितने भी आर्ट
कॉलेज है, विजुअल आर्ट कॉलेज या परफॉर्मिंग आर्ट, वो सारे एक ही तरीके की समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनके एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, आर्ट कल्चर नहीं है। जो उनका मुद्दा FTI का मुद्दा है, वो कॉलेज ऑफ आर्ट का भी लगभग वैसा ही मुद्दा है। इसीलिए हम एज अ आर्टिस्ट सपोर्ट के लिए आए हैं। सरकार बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रही है। सरकार अगर गलती सरकार की है, उन सरकार पे है कि सरकार जवाब दे। हम लोग सब यहाँ हैं सरकार से जवाब मांगने के लिए, और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। भीषण सूखे से जूझ रहे महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों से तेज बारिश हो रही है। मराठवाड़ा, विदर्भ, कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में बारिश से किसानों को बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में महाराष्ट्र के अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश हो सकती है। भीषण सूखे से जूझ रहे महाराष्ट्र के विदर्भ, कोंकण और मराठवाड़ा इलाके में गुरुवार से हो रही बारिश ने किसानों को बड़ी राहत दी है। पिछले 2 दिनों में वर्धा, चंद्रपुर, जालना, औरंगाबाद, जलगांव, नासिक और ठाणे समेत कई जिलों में बादल जमकर बरस रहे हैं। इन इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के चलते मध्य प्रदेश और गुजरात के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। दिल्ली NCR क्षेत्र में शुक्रवार रात रिमझिम बारिश जारी रही। मौसम विभाग के मुताबिक 19 सितंबर से गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। इसके चलते इन इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। देश में इस बार सामान्य से कम बारिश हुई है। ऐसे में मानसून के आखिर में हो रही इस बारिश से फसलों को काफ़ी फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी कंबोडिया और लाओस की 4 दिनों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। उन्होंने दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात कर व्यापार, निवेश समेत कई अहम मसलों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने आसियान देशों के साथ भारत के आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। उपराष्ट्रपति की ये यात्रा एक्ट ईस्ट नीति के तहत काफ़ी अहम मानी जा रही है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कंबोडिया और लाओस दौरे की सफलता पर संतोष जताया है। विशेष विमान में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के विकास में सहयोग बढ़ा रहा है। उपराष्ट्रपति ने दोनों देशों के अलावा आसियान के दूसरे सदस्यों के साथ भी बेहतर रिश्तों पर जोर दिया। India has a very good relationship with ASEAN and it is incumbent on us, and we have done it, to have not only good relations with something called ASEAN, but good relations with every member of ASEAN. That we are diligently doing and will continue to do it. इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के साथ आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग के अलावा आतंकवाद और चरमपंथ से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह वैश्विक समस्या है जिससे निपटने के लिए दुनिया के सभी देशों को आगे आना होगा। They talked about extremism, terrorism and all that. We talked about it and our point of view was very simple. Terrorism or extremism has become now an international phenomenon, and the only way it can be countered is by international cooperation. उपराष्ट्रपति ने अपनी 4 दिवसीय यात्रा के पहले चरण में कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन के साथ मुलाकात कर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। यहां पर्यटन और त्वरित प्रभाव वाली परियोजनाओं के बारे में 2 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए। वहीं यात्रा के दूसरे चरण में उपराष्ट्रपति ने लाओस में अपने समकक्ष बाउनहोंग वोसचित के साथ मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच 2 MOU पर हस्ताक्षर किए गए। पहला MOU क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट को लेकर हुआ, जबकि दूसरा हवाई सेवाओं में साझेदारी से जुड़ा है। उपराष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक और आर्थिक रिश्तों को और मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। ओम प्रकाश के साथ नीलू व्यास, राज्यसभा टीवी। यमन की राजधानी सना में हुए सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन की बमबारी में 29 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में एक भारतीय भी शामिल हैं, जबकि हताहत लोगों में 2 भारतीय भी हैं। युद्धक विमानों की भीषण बमबारी में विश्व धरोहर वाली इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। हमले में रिहायशी इलाकों की कई मकान, दुकानें और सार्वजनिक संपत्तियां तबाह हो गईं। 26 मार्च को शुरू हुए हवाई हमलों में बीती रात हुआ हमला सबसे बड़ा है। यमन के बड़े हिस्से में हूती विद्रोहियों का कब्जा है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और अहम खबरों के साथ। नमस्कार। आम आदमी पार्टी के नेता और वरिष्ठ वकील HS फूलका ने पार्टी के सभी पदों से आज इस्तीफा दे दिया। फूलका सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामलों में अपना वक्त देना चाहते हैं। फूलका ने 2014 में लुधियाना से लोकसभा चुनाव लड़ा था। बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार नोटा के चिन्ह का EVM और मतपत्रों पर इस्तेमाल किया जाएगा।
नोटा काले रंग का क्रॉस होगा। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोटा का बटन ईवीएम में आखिरी विकल्प के रूप में जोड़ा गया था। बिहार पुलिस ने राहुल गांधी की रैली में बंदूक लेकर घुसे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि युवक जमुई का रहने वाला है। राहुल आज चंपारण में रैली कर रहे थे। महाराष्ट्र कांग्रेस ने वामपंथी नेता गोविंद पंसारी की हत्या में आरोपों का सामना कर रही सनातन संस्था को बैन करने की मांग की है। पंसारी की फरवरी टोल विरोधी मुहिम के दौरान हत्या कर दी गई थी। गुजरात के अमरेली जिले में सड़क धंसने से एक मिनी बस में सवार 20 यात्री बाल बाल बच गए। कुछ यात्रियों को हल्की फुल्की चोटें आईं, लेकिन कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में टनल में फंसे 3 कर्मचारियों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है। ये कर्मचारी पिछले 7 दिनों से टनल में फंसे हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड 2 को झारखंड में बैन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ये आदेश जारी किया है। फिल्म पर आदिवासियों के अपमान का आरोप है। गिर राष्ट्रीय उद्यान को आज 50 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर राजकोट में एक समारोह का आयोजन किया गया। 1965 में अस्तित्व में आए इस उद्यान में 523 शेर हैं। दक्षिण सूडान में एक दुर्घटनाग्रस्त तेल टैंकर में हुए विस्फोट में 188 लोगों की मौत हो गई है। विस्फोट तब हुआ जब बुधवार को लोगों की भीड़ दुर्घटनाग्रस्त टैंकर से तेल भरने के लिए झपट पड़ी। टैंकर के मलबे के पास बुरी तरह से झुलसे अन्य शव भी बरामद हुए हैं। डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप प्लेयर के पेस बोपन्ना को चेक रिपब्लिक के रेडिक और एडम की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। रेडिक और एडम की जोड़ी ने पेस बोपन्ना को 5-7, 2-6 और 2-6 से हराया।